सो ओके एवरीवन, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज की। अभी कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स का ओल्ड होमवर्क के अंदर 27, 31, 34, देयर इज नो डाउट. So that's why we are starting the next level, and the next level and the last level is question number 28 and 29. क्वेश्चन 28 अभी हम क्लास में करेंगे, 29 आपका होमवर्क रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 28. In this question, machinery account is on 1st April 2014 is 8 lakh. न्यू बुक्स में डेट 2014 ही है. फर्स्ट अप्रैल 2014. यस. मशीनरी का बैलेंस है 8 लाख. अब ये बताओ क्या डिफरेंस है बेटा. जैसे हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने डेफिनेशन चैप्टर के किए हैं, इन दो क्वेश्चन को छोड़ के जितने भी तुम करोगे और कंप्लीट चैप्टर में जो स्टार्टिंग है वो कैसे होती है बताओ. टू बैंक मीन्स आप मशीनरी परचेज करते हो. लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से. बिकॉज उन्होंने बोला है हमारे पास ऑलरेडी मशीन है, हम न्यू मशीन परचेज नहीं कर रहे. वी हैव ऑलरेडी मशीन. मशीनरी काउंट ऑन 1st April इज 8 लाख. तो हम एंट्री पास कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नोट एंट्री सॉरी, हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख. ये ऑलरेडी आपके पास है. और ये बताओ 1st April 2014 को जो बैलेंस आया है वो कहां से आया होगा, कौन सी डेट से आया होगा. यस, 31st March 2014. इट मीन 31st March 2014 तक का क्वेश्चन करके दिया हुआ है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स में फिट बैठ जाता है. दूसरा इसमें प्रोविजन फॉर डेफिनेशन भी है. फिर स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग में से कोई भी मेथड आ सकता है आपको. और सबसे मेन फीचर इस क्वेश्चन की है कि इट स्टार्ट्स इन बिटवीन. यहां मशीन को स्टार्टिंग से परचेज नहीं करना पड़ता, आपको वो मशीन का बैलेंस इन बिटवीन कभी भी दे देते हैं, है ना. तो 1st April 2014 को, जो कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग डेट है, वहां हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है. अब ये बताओ इसमें कितनी मशीन हैं, हाउ कैन यू एस्टिमेट. आपको तो पता ना इसमें मशीन नंबर 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है. आपको वो बताएगा सिर्फ उस मशीन के बारे में जिसको आप बेच रहे हो, कि 1 पार्ट ऑफ 8 लाख या आउट ऑफ 8 लाख 1 मशीन ऑफ ₹2 लाख. तो हमारा पूरा फोकस कहां चला जाएगा, 2 लाख पे. स्टार्टिंग समझ आ गई सबको. 31st March 2014 क्लोजिंग डेट रही होगी बेटा लास्ट ईयर की, जहां आपने लिखा होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन. याद आ गया सबको, 8 लाख. और फिर आपने उसको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट ईयर. इस तरह से लिंक बनता है आपके दिमाग में. ऐसे ही अब आ जाओ प्रोविजन काउंट में बेटा. रेस्ट हाफ पेज पे आपका प्रोविजन काउंट बन रहा है. हाफ पेज पे आ जाएगा. परफॉर्मेंस ड्रॉ कर लिया आपने होपफुली. एंड यहां भी सेम आपके पास ओपनिंग बैलेंस है. अब आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका है बेटा 2 क्लासेस में कि प्रोविजन फॉर डाउट सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्रेडिट है. क्रेडिट क्यों है, बिकॉज ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, या कह लो कि हमने उसके लिए पहले से क्या अपना ली, प्रोविजन. या ये कोई लाइबिलिटी का प्रोविजन हो सकता है. तो प्रोविजंस चाहे लॉसेस के लिए बने या आने वाली लाइबिलिटीज के लिए बने, जिनका लिंक हमारे प्रेजेंट के साथ होता है, उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये बात कौन बताता है हमें, प्रूडेंस. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, ये हमें क्या बताता है कि आप अपने फ्यूचर के लॉसेस को जिनका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, उन्हें आप प्रेजेंट में दिखा सकते हो. दैट्स वाई प्रोविजंस बनाना अलाउड है और इनकी नेचर क्रेडिट होती है. प्लस वन फुल फ्लैश बेटा बेसिक से है, बेसिक्स नॉलेज के लिए है बस, वो कुछ नहीं है. तो आपको ये पता चाहिए कि ये प्रिंसिपल कौन सा है इसके ऊपर जो हमें प्रोविजंस बनाने का परमिशन देता है, और प्रोविजंस का नेचर क्रेडिट होता है. इसलिए अगर आपको इन बिटवीन भी क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ जाए तो यू नो कि प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होगा और मशीनरी का नेचर डेबिट होगा. इसलिए लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000 2014 1st April. और ये बैलेंस भी कहां से शिफ्ट हुए हैं,
मार्च 31 2014 से। चलें आगे, समझ आ गई बात? यस एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रोविजन अकाउंट का नेचर क्रेडिट है और मशीनरी अकाउंट का नेचर डेबिट है। अब वो आगे क्या बोलते हैं, चेक करो, रीड करो बेटा। ऑन 1st July 2014 a machinery which was purchased on 1st April 2011। इस लाइन का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन टेल? मशीन जो 2011 अप्रैल में खरीदी थी 1 अप्रैल को, उसे खरीदी, उसे सेल कर दी। जो मशीन हमने उसकी वो रिटर्न कॉस्ट, हाँ, जो मशीन हमने 1st April 2011 को मींस ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले परचेज की थी, आज हम उसको सेल करते हैं इस साल। तो अब ये बताओ, जो मशीन आपने 3 साल पहले परचेज की थी उस पे 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? कैसे चलेगा हमें? कोई वे आउट है आपके पास? सर ये 1,20,000 का डिवाइड कर देंगे सर 1 लाख से। नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो सकता बेटा, वैसे तभी पूछा मैंने। दी, आप क्या कहते हो? आपके पास क्या ऐसा वे आउट है कि आप ये जान सकते हो कि जो मशीन आपने 1,20,000 की परचेज की थी 1st April 2011, 3 इयर्स एगो, उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा आज तक का? ये कैसे जान सकते हैं? अभी दीपांशु ने बोला कि हम 1,20,000 को 8 लाख से डिवाइड कर देंगे तो एक फ्रैक्शन शेयर आएगा। अब ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या उसका? बिकॉज यू डोंट नो कि वन जो आपका ये 120/800 हो जाएगा ना, या 12/80, रेशो तो बन गई 12/80 की, नो इशू। लेकिन आपको कैसे पता कि ये जो 120 है वो 8 लाख वाली मशीन में से ही है? आई कैन रिपीट, आपको ये कैसे पता कि 1,20,000 की जो मशीन आपने बेच रहे हो वो मशीन आपने 8 लाख के अंदर ही परचेज की है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 8 लाख में 3 मशीन हो? तो ये तब होता था जब हम एक पार्ट बेचते थे, गॉट इट? अगर मेरे पास एक ही मशीन हो और मैं उस एक मशीन का एक पार्ट बेच रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि जब मशीन परचेज की गई थी तभी वो पार्ट परचेज किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं बेटा, मैंने गाड़ी परचेज की थी 5 मई 2016 को, मैंने ये गाड़ी परचेज की थी 5 मई 2016 को, तो बताओ इंजन का परचेज किया था गाड़ी का? सेम डे परचेज किया था इंजन, या इंजन बाद में लिया गया होगा? सेम डे। टायर्स भी सेम डे। मतलब जब हम एक गाड़ी कंप्लीट परचेज करते हैं, ऑब्वियसली कोई गाड़ी परचेज करेगा तो इंजन भी करेगा साथ में। तो इसका मतलब अगर मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ किसी एक डेट को और 3 साल के बाद मैं उसका इंजन बेच रहा हूँ, देन आई एम डेडली श्योर कि मैं ये कर सकता हूँ इंजन बाय टोटल गाड़ी। मैं अगर इंजन 1,20,000 का है और गाड़ी 8 लाख की है तो मैं निकाल सकता हूँ कि इंजन टोटल गाड़ी का कितने परसेंट है, वो कितना फ्रैक्शन पार्ट है। बट अभी उसने ये नहीं बोला कि 8 लाख में एक मशीन है और आप उसका एक पार्ट बेच रहे हो, नो। उसने बोला हमारे पास मशीनरी काउंट का बैलेंस है। जैसे मेरे पास इंस्टीट्यूट में बेटा काफी फर्नीचर है, तो मेरे पास फर्नीचर काउंट का बैलेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि एक टेबल का परचेज किया गया होगा, वो तो टोटल फर्नीचर का बैलेंस है। इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल मशीन हैं 8 लाख में, हो सकता है 2 मशीन हो, 3 हो, 4 हो, उसमें से एक मशीन 120 की परचेज की आपने, जिसे आप 8 लाख के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि 8 लाख में 3 मशीन होंगी शायद। तो इसका एक सिंपल सा वे आउट है। अब क्या समझ आया? अभी मैं वेट कर रहा हूँ, शायद कोई रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे बेटा कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा 3 साल में? सिंपल आंसर है इसका, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन 15% इंटू 3 कर देंगे। हाँ ऐसे करेंगे, दैट्स आंसर। हम
1,20,000 पे 3 साल डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हर साल का। अब क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, अगर मुझे 1 साल का पता है तो मैं इंटू 3 कर दूंगा, 3 साल का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनेगा, बनाइए वर्किंग नोट, आइए बेटा वर्किंग नोट्स में सब लोग। वर्किंग नोट राइट हैंड साइड पेज पे बनाइए, सेकंड पेज पे मींस वर्किंग नोट 1। तो लिखो, इसका हेडिंग देते हैं accumulated depreciation फ्रॉम, किस डेट से निकालने, 11 से लेकर किस डेट को बेच रहे हैं, किस डेट को बेच रहे हैं एवरीवन, 1 जुलाई 2014। इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, या ऐसा करो 1 जुलाई भी रहने दो, आप सिर्फ उस डेट तक का निकालो जिस डेट से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। हमारी बुक्स में क्वेश्चन कहां स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अप्रैल, उसके बाद तो ये करंट ईयर है, 2014 का डेप्रिसिएशन तो हम लगा ही लेंगे। मुझे सिर्फ पास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, मुझे पास्ट जानना है कि 120 का पास्ट क्या है। तो हाँ जी, नंबर 1 क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, ओरिजिनल कॉस्ट आती है मशीन की, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन किस डेट को परचेज की हमने, 1 अप्रैल 2011 को कितने की परचेज की, 1,20,000 की। उस पे डेप्रिसिएशन लगाओ पहले साल का, लेस डेप्रिसिएशन। अब बेटा यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो 3 साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाओ, या इतना तो हमारा दिमाग है कि अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, तो 1 साल का निकाल लो, 3 साल का फिक्स हो जाएगा। तो 1,20,000 पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, देखो यहाँ भी एक पॉइंट है, आपने मशीन 1 अप्रैल को परचेज की इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो, क्योंकि अप्रैल टू मार्च पूरा साल बनता है, कॉमन सेंस की नीड है बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में। लेकिन आपने मशीन 1 अप्रैल को परचेज ना की होती, अगर आपने 1 जुलाई को परचेज की होती, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का होता, फिर अगले साल का पूरे साल का, फिर पूरे साल का। तो ये तो समझ आ रही है ना बात आपको, मशीन आपने परचेज कब की है, तो आपने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2011 को, इसलिए हम अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च ऐसे चल रहे हैं। तो 1,20,000 पे कितने परसेंट, 15% 1 ईयर का आ जाएगा, कितना आ गया 1 ईयर का बेटा, 18,000 इंटू 3 ईयर्स, 3 साल का, तो हम लिख देंगे ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का एक साथ निकालना पॉसिबल है क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पॉसिबल है ऐसे निकालना, नहीं, क्यों नहीं, वो पहले तो कैलकुलेट क्योंकि उसपे डेप्रिसिएशन हमेशा नई वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बुक वैल्यू पे, और वो फिर 3 बार करना पड़ेगा हमें, तो कोई बात नहीं, 3 स्टेप्स हो जाते, पहले साल का माइनस करते, फिर मशीन की बुक वैल्यू आती, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का। अभी एक साथ निकाला जा सकता है 54,000, ये माइनस कर दो, तो मशीन कितनी की रहेगी, मशीन आ गई बेटा 66,000 की। तो मुझे ये जानना था कि पिछले 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 54,000। अब करंट ईयर का निकालते हैं, मशीन अगर आपने 1 अप्रैल को बेची है तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, बट आपने मशीन का बेची है 1 जुलाई को, तो आप निकालो, फिर से लिखो, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, जुलाई तक 3 मंथ्स बनेंगे, और मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो बेटा 1,20,000 पे सेम 15% वो आएगा 18,000, और 18,000 का अगर 3 मंथ्स करना है
3 मंथ्स का मीनिंग होता है 1/4, तो 18,000 का 1/4 4,500। देखो कितना इजिली निकाली मैंने, ये टेक्निक आपको भी सिखाई है, इजिली यू कैन डू। माइनस कर दो बेटा इसको। यस बेटा, माइनस कर दिया आपने। हाउ मच अमाउंट इज देयर? 61,500। कितने की सेल करो इसको आप? मनन लेट ज्वाइन करो बेटा काफी। हाँ जी, ओके, नो इशू। अभी क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है, ओपन करो, डू फास्ट, डीके गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 28। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेस सेल प्राइस, कितने की सेल कर रहे हो मशीन? 50,000 की। लॉस के गेन? लॉस ऑन सेल 11,500। दैट्स ए वर्किंग नोट बेटा। आप देख लीजिए, ये एक सिंपल से वर्किंग नोट की स्टोरी है, जिसका हेडिंग है हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया 54,000 एंड 4,500। ये डेप्रिसिएशन लगे मशीन पे टोटल 3 साल 3 महीने में, है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करो, जैसे हम रूटीन में बात करते हैं एक दूसरे के साथ, कि 3 साल हो गए मशीन को और फिर 3 मंथ्स और हो गए। मनन देख लो बेटा, रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए मैं। हमने एक मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 2011 को 120 की। 120 पे 15% डेप्रिसिएशन का रेट है, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो डेप्रिसिएशन सेम रहता है। अगर 1 ईयर का 18 तो 3 इयर्स का 54, वो माइनस करके 66,000 हमारी बुक वैल्यू आ गई। ये लिख लो बेटा, रहेगा लिखना, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2014। अब क्योंकि मशीन हम सेल कर रहे हैं जुलाई में, तो मैंने 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दिया, तो आपके लिए बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2014। तब उसके बाद हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, कितने की सेल कर रहे हैं? 50,000 की, और लॉस हो गया। तो विदाई की 3 कंडीशंस आपके सामने हैं, 1 2 3। कितने की सेल कर रहे हो? 50 की। कितना डेप्रिसिएशन लगा 3 मंथ्स में? 4,500। और लॉस है या प्रॉफिट है? बस ये एक वर्किंग नोट है। अगर आप ये बना सकते हो तो चैप्टर आपका है बेटा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। अब इन वैल्यूज को ऊपर शो करना है हमने, ठीक है? याद कर लो, पहले वैल्यू याद होगी सबको। 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 54, और करंट ईयर का 4,500। बाकी लॉस तो याद हो ही गया। अब हम अकाउंट में वापस आते हैं, 28 क्वेश्चन कर रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ईयर का ही अकाउंट बनता है, और हमें मशीन का एक ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, और उसमें से हम एक मशीन बेच रहे हैं। वी डोंट नो कि ओपनिंग बैलेंस में एक मशीन है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, बट ये तो समझ आ गया कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, क्योंकि एक मशीन तो बेच रहे हैं, वो 120 की थी। तो ऑन 2014 फर्स्ट जुलाई आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 50,000। लिखिए बेटा मशीन अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट 50,000
बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 58,500। वो 58,500 कैसे आया, आई विल टेल यू लेटर ऑन, अभी वैसे आप समझ ही रहोगे। लिख लो अमाउंट 58,500 एंड बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 11,500। और वर्किंग नंबर 1 में हमने कैलकुलेट कर दिया ये दोनों चीजें, इन्होंने 2 वर्किंग बनाए हैं, ठीक है, हमने एक ही बना दिया, तो आप उसी का रेफरेंस दे दो। वर्किंग नोट 1 वहीं पे हमने दिखाया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 58,500 है, और लॉस कितना हुआ है 11,500। हम अपने वर्किंग नोट का नेम ऐसे रख सकते हैं, देखो इधर, ये हमारा वर्किंग नोट है, यहाँ हमने हेडिंग का लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू, अब हम 1 अप्रैल की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई, एंड अब हम बताना कि लॉस आया हमारा लॉस ऑन सेल, तो ये हमारा टारगेट है, इस वर्किंग नोट का हेडिंग है। बाकी हेडिंग नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, हमें तो वर्किंग नोट से मतलब है, हेडिंग या विदाउट हेडिंग चलता है। तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा, देख सकते हो यहाँ पे सामने से टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 3 ईयर्स 3 मंथ्स में, कितना लगा 58,500, 54,000 पिछले 3 साल का और 4,500 करंट ईयर का, और लॉस 11,500 आई गया। वापिस आ जाइए अकाउंट के अंदर, अब एक और मशीन परचेज करो, चेक करो सेम डेट पे लिखा हुआ है, ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 3,20,000, तो ठीक है ये भी हो गया। टू बैंक अकाउंट 320, अब बैलेंस कितना आएगा बता सकते हो, बैलेंस कितना आएगा। वैसे एक तो तरीका ये है कि 11,20,000 में से हम कितना माइनस कर दें 120, क्योंकि वो मशीन 120 की है ना जो हमने बेची है, तो बेटा इन तीनों को ऐड कर लो 120 बन जाएगा, 50 प्लस 58 प्लस 11,500, ये 120 तो है ना। तो अब आपको एक सिंपल सीन समझ आ रहा है कि 1,20,000 की मशीन सेल होगी और बाकी 680 की रहेगी, 680 की रहेगी ना। 8 लाख के 2 पार्ट्स करूं तो क्या बनते हैं, एक पार्ट 120 और रेस्ट पार्ट, बट मुझे पता कि 680 में एक मशीन है कि 2 मशीन है, तो ठीक है चलो एक हो 2 हो 3 हो, वो 680 की है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके अंदर 680 की ओल्ड मशीन्स हैं और 320 की न्यू मशीन्स हैं, चाहे ऐसे देख लो आप, तब भी आंसर कितना आएगा 10 लाख। ये ओवरऑल डेबिट टोटल में से क्रेडिट माइनस कर दो 120 तो भी 10 लाख आएगा, ये आपका क्लोजिंग आंसर आ गया। इसे शिफ्ट कर दो नेक्स्ट ईयर और टोटल कर दो 11,20,000 डबल लाइन के साथ, दैट्स पॉइंट। अकाउंट कंप्लीट कर लो एवरीवन। अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन अकाउंट में आ जाओ, कंप्लीट हो गया सबका मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे डेट आ जाएगी 2015, 14 के बाद 15 आ जाएगी। अब प्रोविजन में आ जाओ,
एक बात तो आपको पता है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सबसे पहले किस में आएगा, प्रोविजन काउंट में आएगा। तो बेटा प्रोविजन काउंट में ले आओ पहले, बाय बाय डेप्रिसिएशन काउंट ऑन द मशीन सोल्ड, सिंपल, जिसको आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, याद है ना, 120 पे 15% 3 मंथ्स का। अच्छा इससे पहले जो 3 साल का डेप्रिसिएशन था 54,000, क्या वो नहीं दिखाएंगे दोबारा, क्या वो दिखाएंगे दोबारा, नो सर, क्यों नहीं दिखाएंगे? इसका वो बैलेंस कैरी डाउन हो चुका है, मतलब ब्रॉट डाउन। सीधा सा क्या बोलेंगे कि इसमें इंक्लूड है ना 310 में, वो 54,000 किसके अंदर इंक्लूड है दिया, 3,10,000 में। इंक्लूड है वो। बट फिर 310 इतना ज्यादा क्यों है, 54,000 के अलावा इसमें और क्या है, बताओ, ये बात इंपॉर्टेंट है। सर बाकी मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगी होगी, बाकी मशीनरी कितने की है, 6,80,000 की। ये बात दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि 310 के भी 2 पार्ट्स आपको करने हैं दिमाग में। इस 310 में 54,000 का डेप्रिसिएशन तो उस मशीन पे है जो हम सोल्ड, जो हम सेल कर रहे हैं। पहले ये बात पता नहीं थी, बस हमारे वर्किंग नोट ने हमें बता दी कि भाई 1,20,000 की जो मशीन आपने परचेज की थी 3 साल पहले, उस पे 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगे, 54। तो जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस दिया हमें 2014 को। बाकी का जो रह गया माइनस करो, 256 आएगा ना आई थिंक। रेस्ट जो रह गया 310 में से 54 माइनस करके इक्वल टू 256, ये दूसरी मशीन पे है। अब मैं मशीन के 2 पार्ट्स करता हूं, अभी किए थे याद है ना, 8 लाख की मशीन में से 120 की मशीन बेच दी। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास आनी चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू। आज लास्ट डे है चैप्टर पे, नेक्स्ट क्लास में अगर आपके डाउट्स होंगे तो बात करेंगे इस चैप्टर पे, रेस्ट होमवर्क जो आज मिलेगा, अदरवाइज फिर हम अपना रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 6,80,000 की जो मशीन है बेटा, उसका लिंक किसके साथ बन रहा है, 256 के साथ, और 120 की मशीन का लिंक। क्या ये बात समझ आती है? इसे हम अकाउंट्स में बोलते हैं कॉमन सेंस, ये है कॉमन सेंस। अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो भी जरूरी नहीं कि उसके पास ये कॉमन सेंस है, इसे डेवलप करना ही मेरा टारगेट रहता है +1 में। अगर एक बार ये ऑन होगी बेटा आपकी, है ना, अगर ये मोड ऑन होगी आपके दिमाग में, कॉमन सेंस मोड, फिर आपको +2 में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, जितना मर्जी टफ चीज है आपके सामने। +2 को बताया कि अकाउंट्स वेरी टफ, आपको उसके लिए अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा +1 में। बट कॉमन सेंस मोड ऑन कर लो कि हम ये समझते हैं, कॉमन सेंस का मीनिंग जो बात आप अपने आप समझते हो, है ना। तो ये आप अपने समझते हो कि 310 अगर है उसमें 54 उस मशीन का है जो हम बेच रहे हैं, तो बाकी 256 किस मशीन का है जो रह जाती है। अब ये बात इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, बट अगर ये कहीं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो मुझे जानना पड़ता, फिर ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगी जानने की। कैरियर से बताया है क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम फिर अगेन दोबारा करेंगे आज डिमिनिशिंग मेथड से। तो 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना है, वो करंट ईयर का है, ऐड कर दिया, और फिर जितना डेप्रिसिएशन इसके अंदर है वो माइनस करना है। ये रूल्स आपको याद है ना कि जिस दिन हमारी मशीन की विदाई होगी उस दिन हमारा पिगी बैंक टूटेगा, पक्का ना, और उसमें से हम सिर्फ उतना डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बाहर जितना उस मशीन से रिलेटेड है, सारा नहीं निकालना, क्योंकि बाकी मशीन्स भी है हमारे पास। सिर्फ एक मशीन की विदाई है तो उसकी विदाई के लिए जितना डेप्रिसिएशन हमने जोड़ के रखा है उतना ही खर्च करेंगे। तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, पिछले 3 साल का 54 और करंट ईयर का 45। तो ये वर्ड्स भूलने वाले तो है नहीं बेटा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कॉमन जनरल लाइफ में से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे पास 3 मशीन है, उसमें से एक मशीन की विदाई है और उस एक मशीन के लिए मैंने जितना डेप्रिसिएशन जोड़ के रखा है उतना मैं खर्च करता हूँ। आप बात समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो 54,000 प्लस 4,500 इस टोटल को ही हम खर्च कर सकते हैं, और इसे उठा के कहां ले जाओ, मशीनरी अकाउंट में ले जाओ, सिंपल। इसलिए बेटा मशीनरी अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 58,500, जो आप ऑलरेडी बना चुके हो अकाउंट। बस इतना ही सी बात है। उसके बाद ईयर कैंड पे आ जाओ,
आज ईयर कैंड है 2015 31 मार्च, लिखो 2015 31 मार्च। डे 1 से लेकर लास्ट डे तक बेटा एक ही बात होती है बार बार, डेप्रिसिएशन चैप्टर में रिपीट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपके पास 6,80,000 की मशीन रहेगी बैलेंस, उस पे 15% 1 ईयर का करो 680 पे, और ये लिखना जरूरी होता है दीपांशु, 1 ईयर का 680 पे, तभी शो होगा कि 102 कैसे आया। तो 6,80,000 का, हाँ ये कि इंटू 15% करना जरूरी नहीं है, दैट आई एग्री, क्योंकि वो तो रेट है क्वेश्चन में गिवन है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो 680 पे 1 ईयर का लग रहा है कि 3 मंथ का लग रहा है, ये दिखाना होता है मेनली। 15% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बात अंडरस्टूड है। 680 का 15% करोगे तो 102 आएगा, और 3,20,000 पे अगर 15% निकालेंगे, लेकिन आपको पता है ये हमारी मशीन का पहला साल है हमारे साथ, और फर्स्ट ईयर ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमने मशीन को कब परचेज किया है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स होंगे, 9 मंथ्स। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आपको कैलेंडर नहीं आता होगा, और आपने कहा सर ये बात तो सबको आती है कैलेंडर की, ये कोई बात याद करने वाली थोड़ी ना है कैलेंडर। लेकिन अब देख लो ना, आज भी स्टूडेंट गलती करता है, आज भी वो पूरे साल का डेफिनेशन निकाल देता है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, 1 ईयर नहीं बनता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर याद करने का मीनिंग फोकस में लेके आना इस बात को कि मैं मंथ्स काउंट करूंगा, रैंडमली नहीं पूरे साल का लगा देना। तो जो पुरानी मशीन है उस पे पूरे साल का लगेगा 680 पे, और नई मशीन पे 9 मंथ्स का, बस 138 आ गया। और अब जो बैलेंस आना है वो अपने आप आ जाएगा आपका। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, क्रेडिट का टोटल करो बेटा 452,500, और इस 452,500 में से 58,500 माइनस कर दो, एंड रेस्ट अमाउंट जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 394। अब देखिए कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई आपको, अब अगर मैं ये बोलता मुझे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है यहाँ पे, तो कैसे बनाते हैं, ये बात समझाइए मुझे। ऐसा ये क्वेश्चन हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का भी कर लेते हैं, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। आई फाइंड आउट फॉर यू एनी वन क्वेश्चन सेम जो डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर हो। एक तो क्वेश्चन में 35 है बेटा, 35 क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है आपको, लेकिन मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। नहीं है ही नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे देखना पड़ेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखो, ये भी किस पे है, हाँ अभी बेटा लाइव रहेगा सब लोग, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आएगी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे इस क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। 29 क्वेश्चन भी किस मेथड पे है, ओरिजिनल कॉस्ट। होमवर्क नोट कर लो आज का। 29 क्वेश्चन होमवर्क है, हाँ मिल गया ये क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30th, बुक्स ऑफ मुंबई केमिकल लिमिटेड। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को दोबारा करने वाले हैं, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा, पैटर्न क्वेश्चन सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 रीड करो एवरीवन। देखते हो यहाँ पे है तो नहीं, अगर लाइव करेंगे, है बेटा हमारे पास। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट हम बना देंगे, मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट इसमें कहा नहीं इन्होंने, बट हम करेंगे इसके साथ, ताकि वो पॉइंट भी कवर हो जाए, और लास्ट डे है हमारा, बेटर है। यस बेटा, मेक आउट द टू परफॉर्मर्स एवरीवन, डू फास्ट, सब लोग करेंगे। मशीनरी काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन काउंट, हाफ पेज पे बन जाएंगे जैसे आपके सामने ये।
डू इट फास्ट। और ईयर कौन सा है यहाँ भी, 1 अप्रैल 2012। ठीक है, आप परफॉर्मेंस बनाए, तब तक मैं ईयर चेंज कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सेम क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करो बेटा, जितना आप कर सकते हो स्टार्ट। मशीनरी काउंट का बैलेंस देखो, पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, एवरीथिंग प्रॉपर लिखनी है आपको। और रुपीज न्यू साइन जो है इंडियन रुपीज का इंटरनेशनल साइन है, ये इंटरनेशनल सिंबल है ये हमारा रुपीज का। तो मशीनरी काउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। मनन बेटा, आप यहां से देख लो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मशीनरी काउंट का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख 1 अप्रैल 2012 को। इट मीन्स अगेन सेम बात है कि चलते चलते हमें दे दिया बीच में से। अब ये नहीं पता 10 लाख की मशीन में एक मशीन है कि 2 है कि 3 है, और कब कब परचेज की गई। इसे डायरेक्टली रेशो नहीं लगा सकते आप कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि एक 10 लाख के ऊपर सस्पेंस है कि क्या है इसके अंदर, आई डोंट नो। और ऐसे ही इसके ऊपर आज तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उसका नेचर क्रेडिट है 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 4,05,000। चलो कोई बात नहीं, अब 19 कर लेना, अब तो मैंने चेंज कर दिया। मैं बाय हैंड कर देता हूँ, 2019 कर लीजिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट बेटा क्लियर सबको, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब आप मशीन किस दिन बेच रहे हो ये बता दो बस, कौन सी मशीन किस दिन बेच रहे हो। क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2000, अब आपकी बुक्स में 19 है, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ मशीन which had a cost of 2 lakh on 1st October 2016। इट मीन जो मशीन आपने 1 अक्टूबर 2016 को परचेज की थी, वो मशीन आप आज 1 अप्रैल 2019 को सेल कर रहे हो। इससे मुझे दो बातें समझ आती हैं, एक, जिस साल मशीन परचेज की गई उस साल 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अक्टूबर है, और दूसरा
जिस साल हमने मशीन बेचा उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को बिक रही है ना, 1 अप्रैल को सेल करें ना। ये बात समझ आ गई एवरीवन? तो इट मीन इस क्वेश्चन में करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रीवियस ईयर का तो है। तो वापस आइए वर्किंग नोट में बेटा, ये सारा काम वर्किंग नोट ही करेगा अब हमारा। विदाउट वर्किंग नोट ना आप खुद समझ पाओगे ना समझा पाओगे टीचर को। तो बेटा फिर से हेडिंग दे दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है एक तो हमें 1 अक्टूबर 2016 से लेकर कब तक, 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक। और दूसरा लॉस या प्रॉफिट, वो बाद में लिख देंगे कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, अभी मुझे नहीं पता है ना, बाद में फिल कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे हेडिंग का नाम है, वर्किंग नोट का नाम है। और इसके आगे हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड लॉस या प्रॉफिट। बेटर होता है अगर लिख दो हेडिंग, नहीं लिखना स्किप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करो यहां से, लिखो बेटा एवरीवन, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 अक्टूबर 2016 कितने की परचेज की मशीन हमने। अच्छा, जहां भी अमाउंट लिखो उसमें हेडिंग रुपीज डाल दिया करो ना, ये जरूरी होता है। रुपीज का कॉलम बन रहा है तो रुपीज का हेडिंग रहेगा। लास्ट क्वेश्चन के वर्किंग नोट में भी रुपीज लिख देना। फर्स्ट अक्टूबर 2016 को मशीन परचेज की थी 2 लाख की। हाँ जी, और 2 लाख की मशीन परचेज की हमने 1 अक्टूबर 2016 को। और इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ किस मेथड से, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से। तो पहले सर लगाओ, लगाए बेटा 2 लाख पे, 2 लाख पे पहले साल का कितने मंथ्स का, कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो सॉरी वो डेप्रिसिएशन फॉर कौन सा ईयर है ये, 16-17 बेटा, फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे ना ऐसे। अच्छा, अब हम इकट्ठा लगा सकते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में टाइम इसलिए लगता है स्टूडेंट्स को ज्यादा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में हमें पता है कि अगर 1 साल का 18 है तो 2 इयर्स का 36, 3 इयर्स का 54, कोई उसमें चेंज नहीं होता। बट अब यहाँ तो 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। तो पहले डेप्रिसिएशन 16-17 का निकालो, बट 6 मंथ्स का। बेटा ये अगर आप बात भूल के ना, कोई बेनिफिट नहीं है मेरे टीच करने का और आपके पढ़ने का, डेप्रिसिएशन चैप्टर करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप ये भूल गए कि डेप्रिसिएशन हमें 6 मंथ्स का लगाना है। तो पहला साल और लास्ट ईयर ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ का भी पहला साल और लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये 2 साल लाइफ मशीन के इंपॉर्टेंट है, जिस साल उसको परचेज करते हैं और जिस साल उसकी विदाई है। तो वहां ध्यान रखना पूरा, यही सिली मिस्टेक होती है, ये घर आके याद आती है, बस एग्जाम में याद नहीं आती। 2 लाख का 15% 6 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा 15,000। ये माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद मशीन का वैल्यू आ गया 1,85,000। फिर इस पे माइनस करो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18। स्टेटमेंट मेथड में हमारा ये टाइम बच जाता है बस, जैसे भी आपने देखा था। 1,85,000 पे कितने परसेंट, 10%, कितने मंथ्स का बेटा,
1,85,000 पे रेट क्या था, 15 या 10 इस क्वेश्चन में? So 10%. सॉरी वो लास्ट टाइम का लिखा हुआ था ना। एवरीवन चेंज करो बेटा, मैं रेट एक्चुअली 10% है, वो लास्ट क्वेश्चन का 15% लिखा हुआ था। अगेन कर रहा हूँ, 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ्स का, और माइनस करके वैल्यू आएगी 190। अब आपके लिए इजी है, 190 पे पूरे साल का लगाना है, 190 पे फुल ईयर का, 1,90,000 इंटू 10% फुल ईयर का लगा दो जी, 19,000 हो गया। ये आ गया 171। अब ये 19 तक पहुंचना ना, ऐसा नहीं चलते गए कहीं, रुके नहीं आप। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19, हाँ जी 18-19 का लगा देते हैं। किस पे लगेगा? 1,71,000 का 10% फुल ईयर का, एक जीरो कम हो जाएगी 17,100। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको जर्नल चैप्टर से गई थी कि 10% का मीनिंग एक जीरो कम, कोई डाउट नहीं है, बस चलते जाओ। एक जीरो कम करो, अमाउंट आ गई 17,100। 15% है उसका हाफ और ऐड कर दो, 20% है इसका डबल कर दो, ज्यादातर ये फिगर यूज होती है। ये भी माइनस कर दो, 900, 3, 150. 153, 900। तो बेटा ये मशीन की बुक वैल्यू आ गई उस दिन जिस दिन मशीन बेच रहे हैं हम। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो बेटा देखो 16 से लेकर 19 का ये हमने जर्नी किया है, जर्नी क्रॉस की हमने 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 19 तक। बट इस क्वेश्चन में कोई और वे आउट नहीं है, आप कोई एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन सिखाता हूँ कि भी देखो ऐसा करो बेटा, 2 लाख बाय, वो गलती मत कर देना, वो पॉइंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है 2 लाख बाय 10 लाख, क्योंकि ये 2 लाख की मशीन उस 10 लाख का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट मशीन है, और बाकी 8 लाख की मशीन्स अलग हैं जिनका इस मशीन से कोई लिंक नहीं है, ये पार्ट नहीं है, इसलिए आप डिवाइड नहीं कर सकते। बार बार बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। हाँ इतने की स्टेट लाइन में थोड़ा इजी हो जाएगा, इकट्ठा 3 साल का आ जाएगा, यहाँ अलग अलग आएगा, 3 बार आएगा। तो बता सकते हो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा? यहाँ लिखा करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू पहले साल का 10, सेकेंड ईयर का 19, थर्ड ईयर दिस, चाहे आप ऐसे खा दो 10,000 प्लस 19,000, कोई इशू नहीं होगा कि नोट आपका ये, बट टीचर को डायरेक्टली देखते ही समझना चाहिए। 46,100। तो इट मीन्स पिछले 3 साल में 46,100 का डेप्रिसिएशन टोटल लगा है। ये सब बताओ बेटा, क्या करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम? नो सर। करंट ईयर का नहीं लगेगा ना पक्का? वाई? बिकॉज हमने मशीन कब बेची? हाँ, फर्स्ट अप्रैल। तो विदाई की 3 बातों में से एक बात कैंसिल होगी, क्योंकि विदाई 1 अप्रैल को हो रही है, तो हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, नहीं तो वो भी हम माइनस कर देते। वो किस पे लगता? 153,900 पे लगता। मान लो इस क्वेश्चन को 1 जुलाई कर लो कि मशीन कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई को, तो कोई इशू नहीं है। उससे ये थोड़ी कि क्वेश्चन टफ हो गया, मैम ने क्वेश्चन बुक से लिया और डेट चेंज कर दी तो टफ हो गया। टफ क्या बेटा, कॉमन सेंस है। 153,900 पे लगाओ 10% 3 मंथ्स का, लेकिन वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में भी ऐड करना है, ये याद ना, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ना 46,100, ये तो ऑलरेडी वहां है। किसके अंदर है ऑलरेडी? हाँ जी बोलो एवरीवन, किसके अंदर है वो ऑलरेडी? 4,05,000 के अंदर। आप अब जो नया लगाओगे करंट ईयर का, वो नई बात है, वो विदाई की 3 बातों में से एक है। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट सबका रेडी है? चलो मैं उधर सेकंड पेज पे आ जाऊं। एवरीवन, एनीवन हु इज राइटिंग स्टिल? अच्छा एक और चीज, सॉरी, प्रॉफिट लॉस निकालना रह गया।
सिंपल स्टेप है, लॉस या प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल प्राइस पे। तो सेल करने की तीन कंडीशंस, पहली कंडीशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये बातें याद कर लो बेटा, लाइफ लॉन्ग है ये नहीं +1 में सिर्फ, +2 बीकॉम बीबीए सीए एमबीए जहां भी जाओगे तुम, कॉमर्स की किसी भी फील्ड में जाओगे, अकाउंट्स आपको मिलेगी, डेप्रिसिएशन चैप्टर जरूर मिलेगा आपको। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेल प्राइस और बुक वैल्यू का डिफरेंस से निकालेंगे, बट बुक वैल्यू तब आएगी जब आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। इसलिए याद ना, विदाई की तीन बातें, ना 2 ना 4। पहली, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 0। दूसरी, सेल प्राइस, कितनी की सेल कर रहे हैं, 80,000 की। तो बेटा यहाँ भी तो लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो 73,900 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। बस दैट्स ओवर बेटा, माय रोल इज ओवर नाउ इन दिस चैप्टर। ये लास्ट लेक्चर था, रेस्ट आपके डाउट्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे चैप्टर 1 भी और आगे मूव कर लो, कंटिन्यू कर लो, डिपेंड्स ऑन योर डाउट्स। बाय बैंक 80,000 की सेल की, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 46,100, बाय लॉस ऑन सेल 73,900। न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं कोई यहाँ पे, नहीं, तो सिंपल सिंपल बेटा, 10 में से 2 चला गया। आज 2 लाख की विदाई होगी, कितनी मशीन रहेगी हमारे पास, 1 लाख की। अब इसमें 2 है कि 3 है, आई डोंट नो, बाद में इसको एसेट डिस्पोजल पे कन्वर्ट करेंगे। आप चाहे इसको कॉपी मत करो, अगर आपको एसेट डिस्पोजल के थ्रू ही करने हैं तो वो भी वेट कर लो। उसके बाद यहाँ आएंगे ओपनिंग बैलेंस 405, जिसके अंदर ये आज के लेक्चर से आपको बात समझ आ गई अच्छे से कि 46,100 रुपीज का कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, वहां से ही आएगा। दूसरा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन और ये लेक्चर जो आपके अभी 3 हुए हैं इंक्लूडिंग टूडेज लेक्चर, ये टेक्निकल लगते हैं स्टूडेंट्स को +1 के। अब क्लास में भी अगर रिव्यू लोगे तो शायद किसी के लिए टफ हो, बट ये टफ नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड है। अगर जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वैसे आप समझ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसा ही है ये। सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का रोल है एक, कि हमें डेप्रिसिएशन को अलग से शो करना है पहले, फिर बाद में निकालना है, तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या। क्या बोलो, पिगी बैंक का एग्जाम्पल क्या टफ है आपके लिए कि पहले पैसे डाल लो फिर एक दिन निकाल लो, सिंपल, इतना सा है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इफ एनी स्टूडेंट से कि क्वेश्चन टफ है ये वाला, आप बोलो कि पिगी बैंक, बस सिंपल, पैसे डाल लो निकाल लो, 2 ही चीजें इसके अंदर। अब डेप्रिसिएशन मैंने डाला हमने 4,05,000, अब निकाल रहे हैं, पर निकालेंगे कितना, जितना सोल्ड आइटम के ऊपर है, जितनी सोल्ड मशीन के ऊपर है, बाकी डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि उनकी विदाई नहीं हो रही आज। जब उनकी विदाई होगी तब उनके लिए भी पिगी बैंक टूटेगा, सिंपल। तो 46,100 रुपीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकाल के मशीन कॉन में जाएंगे, और इस साल का नया डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा। अब वो है पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहले यहां तक ओके कर लो सब लोग। अब बेटा हम वर्किंग नोट में वापस जाते हैं, यहां तक लिख लिया सबने एवरीवन, चलो आगे। अब हम वापस वर्किंग नोट में आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। इसका तो रोल ओवर हो गया, इसने लॉस बता दिया, सेल प्राइस और एक्यूरेट डेप्रिसिएशन, विदाई की 3 बातें पूरी होगी हमारी। अब वर्किंग नंबर 2 में आते हैं। अब अपने दिमाग में बेटा मशीन के 2 पार्ट करो, 10 लाख की मशीन में से 2 लाख की मशीन सेल होगी, बाकी रहेगी 8 लाख की। ऐसे ही जो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था कितना, 4,05,000, तो उसको लिखते हैं हम, लिखें ओपनिंग बैलेंस। अब जो बात हम समझ चुके हैं ना उसको लिखना तो पड़ेगा ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 4,05,000 लेस, उस डेप्रिसिएशन का नाम क्या है, accumulated depreciation on machine sold। जो वर्किंग नोट 1 में मैं निकाल चुका हूं तो मुझे यहां दिखाने की जरूरत नहीं,
ना एग्जामिनर को बताने की जरूरत है कि 4600 कैसे आया। इफ यू नीड आप देख लो कैसे आया आपके सामने, 10 + 19 + 1700, तो मैं सीधा माइनस कर दूंगा। तो बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन, बेटा अब बताओ वो कितनी मशीन के ऊपर है? बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑन कितनी मशीन के ऊपर है? 8 लाख मशीन, इज ऑन 8 लाख मशीन। बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑन ₹8 लाख मशीन या मशीन 8 लाख। that is amount 4,05,000 में से 46,100 माइनस कर दो, 458,900 358,500। ये बात समझ आ गई? सिंपली देखो कितना बोलते हैं हम, 4,05,000 में 2 मशीन थी, एक मशीन 2 लाख की थी और रेस्ट मशीन 8 लाख की। अभी मेरे लिए वो रेस्ट मशीन है, बैलेंस मशीन, उसमें 2 है 3 है आई डोंट नो, मुझे जरूरत भी नहीं जानने की। बैलेंस मशीन 8 लाख की है जिसपे बैलेंस डेप्रिसिएशन 358,900 है। अब मैं इसकी हेल्प से बहुत इजीली बुक वैल्यू लिख सकता हूं, बुक वैल्यू ऑफ ₹8 लाख मशीन। बता सकता कोई कैसे आएगा? वेरी सिंपल, 8 लाख मशीन में से उसी मशीन का 8 लाख मशीन में से उसी मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो कि 358,900 है। ये वर्किंग नोट एक्स्ट्रा आ गया। दैट्स वाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जब आता है एग्जाम में तो बेटा देखो पहला वर्किंग नोट भी लॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन 1 बाय 1 निकालना पड़ा, 1 बाय 1, जबकि हमें फैसिलिटी मिल गई थी ना लास्ट क्वेश्चन में कि 1 साल का 18, 3 साल का 54। दूसरा, जब हमने लास्ट क्वेश्चन में नया डेप्रिसिएशन निकाला था तो बैलेंस मशीन पे निकल गया था 6 लाख समथिंग के ऊपर, 620 पे, लेकिन यहाँ 680 पे, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में। बट यहाँ हमें वो जानना पड़ेगा पहले कि जो बैलेंस मशीन बची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो पता है मुझे 8 लाख है, ये देखो 8 लाख क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, बट उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है वो नहीं मुझे पता, तो मैंने बुक वैल्यू निकाल ली ऐसे ही। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। आज 8 लाख में से 358,900 माइनस कर दो, ये आपके सेकंड वर्किंग नोट का टारगेट था बेटा। आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हो इसका, इसका हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ बैलेंस मशीन। ये इट्स वेरी गुड हैबिट ऐसे हेडिंग लिखने की, +2 में ये रिक्वायर्ड होता है बाय द CBSE बोर्ड। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ बैलेंस मशीन दैट इज 8 लाख। बैलेंस मशीन 8 लाख का बुक वैल्यू कितना है उसके लिए पहले आपको टोटल पिगी बैंक में से 46,100 को माइनस करना होगा। रेस्ट पिगी बैंक जो बचा है हमारा, रेस्ट जो हमने इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन वो 8 लाख मशीन का है, उसमें से माइनस कर दो, उस मशीन की बुक वैल्यू आ गई। अब इस पे लगाओ डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है हमारा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये इसका मोस्ट टेक्निकल लेक्चर कहा जा सकता है लेकिन है इजी, मतलब बात समझ आती है। 4,41,100 का 10% डेप्रिसिएशन लगा दो, फुल ईयर का कितना आ गया? 44,110। बस आप टोटल कर दो, उस टोटल में से 46,100 माइनस कर दो, रेस्ट 4,03,000 समथिंग आंसर आ गया। ठीक है, तो जितना टाइम हमारा, देखो मेरे लिखने का टाइम जितना सेव हो रहा है उतना मैं समझाने में ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकता हूँ। यही इस सॉल्यूशन का एम है आपके सामने लेके आने का, और आपको खुद लिखना है। सेकंड अकाउंट आपका बन गया होगा कंप्लीट।
बैलेंस निकाल दीजिए 2020 2020 2020 अब कोई डाउट है बताइए बेटा। अब इस क्वेश्चन को एसिड डिस्पोजल पे मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपसे देख लेना, आपको आता तो है ही लास्ट क्लास में। और लास्ट होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 28, 29, क्वेश्चन 30। इन 3 क्वेश्चन में से 2 हमने कर लिए, एक आपका होमवर्क है 29 ओनली। चलिए स्टूडेंट जितना मर्जी क्वेश्चन करते रहो, सब क्वेश्चन सेम है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। क्वेश्चन 33 ऐड कर लीजिए एक होमवर्क में, 34 ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ था। 35 आज ऐड कर लो, जो आज आपको पैटर्न करवाया है उसका 29 है और 35 है। 35 में सिर्फ एसिड डिस्पोजल काउंट एक्स्ट्रा बनना है, जो भी सिखा रहा हूँ, वेट करो 5 मिनट्स में हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको करना है 38, जैन एंड सन्स परचेज अ सेकंड हैंड प्लांट। ठीक है जी, ये होमवर्क करके आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलोगे, डाउट्स बताओगे और फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बट अभी जाना नहीं है आपको। हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को एसिड डिस्पोजल पे कन्वर्ट करूंगा। ये देखिए, आपको कल बात समझाई थी मैंने एसिड डिस्पोजल, और मैं वो आपको फिर से करके दिखा रहा हूं लाइव कि एसिड डिस्पोजल में सिर्फ क्या होता है, जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस मशीन को मशीनरी काउंट से कट करके एसिड डिस्पोजल काउंट में ले जाते हैं। तो मैं यहां से कट करूं इसको, उसके लिए 1 मिनट होल्ड करिए, आई नीड कीबोर्ड। देखो बेटा, मैंने इस पार्ट को यहां से कट कर दिया और मैं सिंपल एक वर्ड लिखूंगा, बाय मशीन या मशीनरी, कौन सा काउंट, डिस्पोजल काउंट। तो ना आपको देखो बेटा, क्या इसके लिए अब हमें अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत है? नो, वही क्वेश्चन बस फिर से आपके लिए आ जाते हैं, बस इतना चीज है। क्या आपने कभी ऐसा एक बैनर देखा है कि दिस शोरूम इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट रो, लिखा होता है ना, दिस शोरूम हैज बीन शिफ्टेड टू SU नंबर 12। बस, तो कस्टमर क्या करता है, पहले 50 नंबर क्या आता है, फिर वहां पे बैनर पड़ता है कि ओके ये तो शो हो गया, शिफ्ट हो गया शोरूम 12 में, और एरो लगी होती है लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो बस आप 3 शोरूम आगे जाओ, 12 नंबर मिल जाएगा, वहां पे हम शिफ्ट हो गए। तो बस एक एड्रेस बताना है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर तो वहीं आएगा पहले। बस आपने अपने इस एसिड डिस्पोजल काउंट का एड्रेस बताना है अपने मशीनरी काउंट को, कि ये मशीन कहाँ मिलेगी, एसिड डिस्पोजल काउंट में। और यहां पर विदाई की 3 बातें ना आकर एक ही बात आएगी बस, वो मशीन कितनी की है जिसको हम बेच रहे हैं, 2 लाख की। अब और इंप्रूवमेंट होगी, वर्क बेटर हो गया अब पहले से, क्योंकि अब ज्यादा मिक्सिंग से नहीं है, वो मिक्स वेजिटेबल नहीं बन रही है। अब ना आपके सामने नीट एंड क्लीन वर्क है कि 10 लाख में से 2 लाख की मशीन उठाई, कंट्रोल एक्स की और वहां जाके पेस्ट कर दी, और यहाँ पे मशीन कितने की रहेगी, 8 लाख की। अगर आपने 2 लाख की या 3 लाख की मशीन और परचेज की टू बैंक, तो वो भी आ जाएगा 2 बैंक, और फिर मशीन कितने की हो जाएगी, 11 लाख की। 8 + 3 11। अगर आप एक मशीन और परचेज करोगे तो, अब इस क्वेश्चन में तो नहीं है ऐसा, तो वर्क नीट एंड क्लीन हो गया। अब हम एसिड डिस्पोजल काउंट बनाएंगे आपके लिए यहाँ पे, तो ओपन कर लो एवरीवन। लास्ट क्लास में भी हम जाते थे, 10 मिनट में बनाया था अकाउंट, और क्या बताया था, ये अकाउंट कितनी देर का बनता है,
इट्स लाइफ ऑफ 1 डे ओनली, सिंपल। ये 1 डे के लिए ओपन किए जाते हैं, और जितनी बार मशीन बेचोगे उतनी बार दोबारा ओपन होगा, चाहे वो इसी काउंट को आगे कंटिन्यू कर लो, वो कोई बात नहीं, या नया फॉर्मेट बना लो। मशीनरी डिस्पोजल काउंट एग्जाम में लीस्ट चांसेस आर देयर, 1% चांसेस देयर, वो भी किसी एक या दो स्कूल में चांस होता है एसेट डिस्पोजल काउंट के आने का, क्योंकि मार्क्स ही नहीं ना आपके पास। अब ये क्वेश्चन बन गया 15 मार्क्स का, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 to 8 मार्क्स का, इसलिए स्कूल में मार्क्स ही नहीं है एग्जाम में ना, वो भी सब्जेक्टिव आना है तो पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ऑब्जेक्टिव पेपर आना है तो ये सब कुछ आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए फिर तो ये। मशीनरी डिस्पोजल काउंट हम पहले डेबिट करेंगे और वहां पर उसका एड्रेस लिख देंगे कि कहां से शिफ्ट होकर आए हम। हम कहां से शिफ्ट होकर आए हैं, मशीनरी काउंट से, है ना। तो मशीनरी काउंट में क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल, कि हम कहां शिफ्ट हो रहे हैं, और डिस्पोजल काउंट में आगे लिखेंगे कहां से शिफ्ट हुए हैं। तो मशीनरी काउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्पोजल काउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट इज 2 लाख, डेट इज 1 अप्रैल 2019 ना। और विदाई की 3 बातें यहां करेंगे, वेरी सिंपल। तो बेटा विदाई की पहली बात इस क्वेश्चन में है ही नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, बाय डेप्रिसिएशन। आपको पता है डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आता, फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का तो नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल का तो है, तो पिछले 3 साल का तो लिखेंगे, इसलिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम वर्किंग और 1 से निकाल चुके हैं 46,100। विदाई की सेकंड कंडीशन, बाय बैंक अकाउंट सेल प्राइस 80,000। और विदाई की तीसरी बात प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस है तो लॉस क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डेबिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आपको अभी लॉस ऑन सेल अकाउंट लिखना है तो वो लिखिए, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। इन सब चीजों में टीचर को देख लेते हैं स्कूल के, कि आपके स्कूल टीचर क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं या लॉस ऑन सेल अकाउंट लिखते हैं। दोनों बातें वैलिड हैं, बट थोड़ा सा उनका अपना एक लेवल है, वो समटाइम्स वही चाहते हैं कि वो जो लिखते हैं, है ना। तो अगर वो लिखते हैं बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट, वही लिखना। 73,000। जब मैंने अपनी मैम से पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, तो कहते हैं लिख तो सकते हैं, बट उसमें ब्रैकेट में लॉस एंड प्रॉफिट मेंशन कर। हाँ, वैसे तो लाउड ही लिखना बेटा, वो बुक्स में भी गलत चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनता है, तो हम 1 जुलाई या 1 अप्रैल को नहीं लिख सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए एक्चुअली तो यही चलता है बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। बट अगर लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिखना पड़ता है कि उसमें लॉस है कि प्रॉफिट है, ब्रैकेट में लॉस या प्रॉफिट। शी इज राइट, उसे ही कह रही है, ठीक है। इसलिए ये बेटर लगता है लॉस ऑन सेल अकाउंट, आफ्टर ऑल एनालिसिस ये डिसाइड किया गया, ये गलत नहीं सकता कभी। बस ये हो गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और दूसरा चेंज किस में आएगा, हाँ बस उसमें भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आपको पता है मशीनरी अकाउंट में नहीं जा रहा। कौन से अकाउंट में जा रहा है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि मशीन अकाउंट में से तो ये लिख दिया हमने बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसलिए जो भी प्रोविजन गई है वो मशीन अकाउंट में ना जाकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में गई है। गॉट इट जी, ये है बस ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन चैप्टर। इसके 2 पार्ट थे, नॉर्मल प्रेजेंटेशन टिल 18 क्वेश्चन किए, स्पेशल प्रेजेंटेशन 19 ऑनवर्ड्स हमने लास्ट 3 क्लासेस में किया है इसको। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ करेंगे एक सैंपल पेपर, बिकॉज सिलेबस ओवर हो गया, टर्म 1 का टेस्ट हो चुका है, और मैं इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टेस्ट अलग से लूंगा, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। और अगर एग्जाम में आपको आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए इसकी, अगर नॉलेज के लिए हमने कर लिया।
अदरवाइज बाकी सब टेस्ट ओके है ना, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स का टेस्ट आपका डिस्कस हो चुका है। सिर्फ मैंने डायरेक्टली टेस्ट ही डिस्कस कर दिया आपके साथ। हाँ, शेयर करना रह गया, वो मैं भूल गया, मैं आपको टेस्ट शेयर कर दूंगा सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस का। बीआरएस के टेस्ट है तो वो मैंने आप बता दो कब आने, इंस्टीट्यूट में आके दे दो, ठीक है। और बता देना मुझे व्हाट्सएप पे या सर को बता देना, आप कभी भी आके दे सकते हो, एनी टाइम, क्लास से पहले या बाद में, एनी डे। अब आपका कोई टेस्ट पेंडिंग है तो वो आप थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि टेस्ट आपका पेंडिंग है। अदरवाइज एक और सब्जेक्टिव पार्ट हमारा ओवर है और टर्म 1 का सिलेबस भी ओवर है। रिपीट बैच में सिलेबस अभी भी चल रहा है, स्टिल चल रहा है, तो किसी को बीआरएस करना है दोबारा या उसमें कोई और चैप्टर, बीआरएस के बाद जर्नल विद जीएसटी होगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर उनके मिनिमम करवाने मैंने। फिर डेप्रिसिएशन चैप्टर में उनके डाउट जो होंगे वो अलग से ले लेंगे, और ऑब्जेक्टिव पार्ट तो वो आपके साथ ही करेंगे सब। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में एक सैम्पल पेपर करेंगे। मैं एक सैम्पल पेपर आपको खुद कराऊंगा यहाँ पे, और फिर 4 से 5 सैम्पल पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आपने उनको करना है साथ साथ में। बिकॉज आपका जो फाइनल एग्जाम है बिल्कुल जिस पैटर्न पे सीबीएसई ने हमें दिया है पैटर्न, उसी पैटर्न पे सैम्पल पेपर आपको मिलेगा। स्कूल उस पैटर्न को कितना फॉलो करता है, इट इज़ अप टू दैट, उनकी चॉइस है। बिकॉज स्कूल अपनी मर्जी करते हैं +1 में, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं है, तो आपका स्कूल हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिक्स करे, बट एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस टोटली पेपर शुड बी ऑब्जेक्टिव। वो रॉन्ग भी होगा डिसीजन अगर स्कूल सब्जेक्टिव पार्ट आपके लिए रखता है बीच में। हाँ, यूनिट टेस्ट वगैरह तो हो सकता है उनकी चॉइस से, जो टर्म 1 का एग्जाम है ना। कुछ डेट से मिलेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताते रहना कि आपकी डेट शीट क्या है। तो अब हम एक एक सैम्पल पेपर करके पहले सिलेबस को कंक्लूड करते हैं, उसके बाद रिवीजन बुकलेट स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आप उसको करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेगा बेटा इसमें ऑफलाइन आने की, क्योंकि सैम्पल पेपर ऑफलाइन आकर ही करना चाहिए। सेम उसमें 40-45 क्वेश्चन होंगे 1.5 घंटे में। ऑब्जेक्टिव, यस बेटा, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे सारे हो गए, अब आपका सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव चलेगा, सैम्पल पेपर्स भी ऑब्जेक्टिव और रिवीजन बुकलेट भी ऑब्जेक्टिव। अब मुझे सर उसमें स्ट्रॉन्ग करना है आपको, सो दैट यू कैन फेस दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सब्जेक्टिव है तो आप स्ट्रॉन्ग हो, बट अगर पेपर में आए नहीं ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं, आना ही अगर ऑब्जेक्टिव है, तो अब हमें अपना टाइम उस पर लगाना चाहिए। टर्म 1 के बाद ही फिर आगे सिलेबस चलेगा आपका, ठीक है बेटा। क्लास ओवर कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। वेलकम सर, Thank you, sir. वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, वेलकम।